वजीर खजाना साहब सिर्फ 9 माह पहले सनतें चल रही थी, मुलाजमतें मिल रही थी, बेरोजगारी नहीं थी, मुल्क के काबिल बासलाहियत नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे। नहीं जी नहीं, पीटीआई ने 55 लाख नहीं नौकरियां दी थी, 32 लाख दी थी। 32 लाख का तो एतराफ आप खुद कर रहे हैं ना। अब नए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक है, वो कह रहे हैं मुर्गी छोड़ दें, हम खाना पीना ही छोड़ दें। जिन कुव्वतों ने इनको तकसीम किया था वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से वो नंबर्स ना ले सके जो कि एक्सपेक्टेड अदरवाइज है। लेकिन कोई भी शख्स की आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। MQM का हिस्सा थे, उन्हें भी काम करना है। हर एक सियासी जमात का सरबरा ये ख्वाहिश रखता है कि इलेक्शन में उसी की जमात का नुमाइंदा जीते। लेकिन गलतियां तो MQM से ही नहीं, हम सब से हुई है ना। गलतियां ना की होती तो गैस बिजली पानी मैसर होता। गलतियां ना की होती, हमने कोई काम किया ही नहीं है, सब ने गलतियां ही की हैं। अब यह है वक्त कि सब अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से माशी बदहाली पर जारी होने वाले वाइट पेपर ने हुकूमत का कच्चा चट्टा खुलकर रख दिया है, जिसके जवाब में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग की साबिका हुकूमत के अदाद शुमार का सहारा लेते हुए PTI हुकूमत पर तनकीद और वाइट पेपर के हवाले से अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते रहे। क्या क्या उन्होंने, जरा देखिएगा। इसहाक़ डार साहब, पाकिस्तान के अवाम को अप्रैल 2022 से पहले 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल मुयस्सर होता था। वजीर खजाना साहब सिर्फ 9 माह पहले सनतें चल रही थी, मुलाजमतें मिल रही थी, बेरोजगारी नहीं थी, मुल्क के काबिल बासलाहियत नौजवान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे। और इसहाक़ डार साहब डॉलर 180 पर था, इंटर बैंक और एक्सचेंज रेट में इतना फर्क नहीं था जितना आज है। ज़र मुबादला के ज़खायर तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा था। इसहाक़ डार साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तवाज़ुन था और कोई पाबंदी नहीं थी। एलसीज की बंदिश आपकी हुकूमत में हुई, इंपोर्ट में पाबंदियां आपने लगाई। वजीर खजाना साहब, ये वाइट पेपर में नहीं लिखा, ये इस मुल्क के गरीब अवाम की आप बीती है जो आपकी हुकूमत में अब मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब आज बिल आखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक एतराफ़ कर ली है, वो ये कि जी महंगाई वाकई उरूज पर है और इसमें कोई शक नहीं है और हुकूमती नाअहली की वजह से हम सस्ती गैस नहीं खरीद सके। हुकूमत ने गैस की जो खरीदारी है ना उसमें भी कोई शायद समझौता कर लिया है और आवाम को इस बहरान से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस पर ज़रा आवाम की ज़बानी जानिएगा। हमारा सेगमेंट है बोल अवाम बोल, देखिएगा। यार गैस के लिए तो हम लोग इतना तंग हुए हैं, यकीन करें। सुबह काम पे जाने के लिए नाश्ते से बैठे हुए होते हैं, नाश्ते भी बाजार से आ रहे हैं, तो हम इससे गैस के मसले से तो बहुत ही परेशान है मेरे भाई। कोई पूछने नहीं आता ये कच्ची बस्ती है, जिंदा हो या मर रहे हो। मेरे भैया ये हाल है, यहाँ पे आते हैं सिर्फ वोट लेते हैं चले जाते हैं। सुबह गैस नहीं, शाम को गैस नहीं, दोपहर को गैस नहीं, 3 टाइम गैस का टाइम होता, ना खाने का ना पीने का, ना कोई चक्कर ही नहीं है। हम लकड़ियाँ लगाते हैं, कभी हम वो गैस भराते हैं, कुछ नहीं बनता उससे भी, और सारा दिन नहीं आ रही हमारी तो गैस। पता नहीं पैपों में कह रहे हैं पानी डल गया है। मुश्किलात हैं, लोड शेडिंग हो रही है तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा गैस आती है, वो भी प्रेशर पूरा नहीं होता। गैस की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ उसको भी होता है, जब दफ्तर को जाते हैं लोग उसको भी तकलीफ होता है। हमें तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो ये ना गैस ना सुबह आ रही है ना रात को आ रही है, खाना साना वगैरह बाज़ार से ला के करना पड़ रहा है। जी तो सुना आपने अवाम की ज़बानी, ये अवाम है जो जिसपे महंगाई के बॉम्ब फाड़े जा रहे हैं आए रोज़, और देखने में आ रहा है कि ये आते हैं पता नहीं किस मुंह के साथ आते हैं और फिर अवाम से कहते हैं कि मजीद कुर्बानियाँ दे अवाम। पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियाँ अवाम से ले लें। कितनी कुर्बानियाँ आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही कुर्बानी और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन और माहिर कानून बैरिस्टर एहतशाम साहब और सीनियर एंकर पर्सन तजिया का उसामा गाजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बैरिस्टर एहतशाम, इसहाक़ डार साहब फरमा रहे हैं कि जी वाइट पेपर में जो दर्ज अदाद शुमार है ना वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है और PTI ने कौम को गुमराह किया है। आपकी राय में
कौन एक्चुअली अवाम को गुमराह कर रहा है? बहुत शुक्रिया फिजा। मेरे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है कि पॉलिटिक्स में किसका नैरेटिव ठीक है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे लिए मैटर करता है कि अभी महंगाई जो है उसकी वजह से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। मेरे लिए मैटर करता है कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि आपके सरकारी इदारे शुमार के जो इदारा है उसने जो रिपोर्ट दिया उसमें आप देखें शाय खुर्दनोश कितनी महंगी हो गई है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि उकाड़ा में एक छोटा बच्चा 6 साल का उसको अगवा किया गया, उसके बाप से 4 लाख रुपया तावान मांगा गया, वो नहीं दे सका तो कुछ देर बाद उस बच्चे की गर्दन कटी लाश मिली है कूड़े के ढेर से। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुल्तान जनूबी पंजाब जिसके हवाले से कहते हैं कि अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा तो ये उसका दारुल खिलाफा होगा, वहाँ पे 40% ऑफ द पीपल इन मुल्तान उनको जो पानी मिल रहा है जो वो पी रहे हैं वो आर्सेनिक ज़्यादा पानी है। तो मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि ये कब ठीक होंगी, कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा। यहाँ पे तो मतलब कि ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ है और आप आते हैं, उन्होंने अपना वाइट पेपर दिया है और उन्होंने जो बातें की हैं आपने उसका नैरेटिव काउंटर देना था, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और आपने खुद कह दिया कि नहीं जी नहीं, पीटीआई ने 55 लाख नहीं नौकरियां दी थी, 32 लाख दी थी। 32 लाख का तो एतराफ़ आप खुद कर रहे हैं ना, दी थी। आप उनका 32 लाख बतौर तनकीद प्रेजेंट करें अवाम के सामने। आप खुद तो बताइए कि 8 महीने में अवाम के साथ हुआ कि आपके दौरे हुकूमत में नौकरियां जनरेट करना तो दूर की बात है, बेरोजगारी की शरह 16% पर चली गई है। आप ये बताइए कि आपके दौरे हुकूमत में लोगों के लिए महंगाई की वजह से तो जीना मुश्किल हुआ है अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह की बर्बरियत आपने की है, इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली जो आपने की है, आज़ादी इजहार राय पे जो कदन आप लोगों ने लगाई है, उससे एक खौफ की एनवायरनमेंट फैल गई है पूरे मुल्क में। तो अपनी परफॉर्मेंस पर बात करें, पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल में जो कुछ उन्होंने किया है हमें पता है, हम जानते हैं, हमने रिपोर्ट भी किया है, हमने तज्जिया भी दिया, हमने तनकीद भी की है। बिल्कुल। अब आप अपनी बात करें, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप आए थे कह के कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे, आप आए थे कह के कि इनकी नालायकी। जी ठीक है उसामा, आपकी तरफ आती हूँ। बैरिस्टर एहतशाम ने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि अपने बारे में बात नहीं कर रहे अभी, अब जो 8 महीने में उन्होंने कर दी है। अच्छा, यही चीज़ के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर इंतहाई कम बात की, आपने भी गौर किया होगा। और जो अपनी साबिका हुकूमत के 5वें साल के जो अदाद शुमार थे उनका सहारा लिया बाकायदा, तो ये गुमराही करने के मुतरादिफ हुआ ना उसामा गाजी। मौजूदा सूरत हाल को इसहाक डार साहब छुपाते हुए नजर आए क्योंकि बताने के काबिल नहीं थी। डॉक्टर साहब, एक बात तो यह है कि अगर सारा कुछ इमरान खान ने ही किया है या इमरान खान साहब की वजह से ये 8 महीने वो कह रहे हैं कि जो गुजरे हैं उनकी वजह से, तो फिर आप छोड़ दें जान इस मुल्क की। बिल्कुल, आपकी बड़ी मेहरबानी, इमरान खान ही फिर आ जाए। अगर उसी की वजह से है, वही आपको रोक रहा है या जो कारकर्दगी आप नहीं दिखा पा रहे या महंगाई जो भी, तो फिर उसको ऑन करने देना। फिर आप क्यों आ गए हैं? जब बात आ जाती है कि जनाब केसेस खत्म करने हैं, तब तो ये बड़े आगे आगे होंगे, लेकिन जब अवाम की बात आ जाएगी तब ये नजर नहीं आएंगे। देखिए, लोगों से जब कुर्बानी मांगी जाती है या ये जो मुश्किल फैसले हैं, हम जी रियासत बचाने आए थे, ये इतना बड़ा झूठ है। इन्होंने अपनी जात बचाई है, अपनी आल बचाई है, अपना माल बचाया है, सारे केसेस उन्होंने खत्म कर दिए। इनकी तवज्जो थी ही नहीं इस तरफ। अब ये अपनी आल को फिर ओहदों से नवाजा भी है। और एक तरफ आप 80 के करीब आपने काबीना पाकिस्तान की सबसे बड़ी रखी हुई है, आपके खर्चे तो कहीं कम नजर नहीं आते। आपकी तरफ से नजर आता है कि जनाब पाकिस्तान में जो दुनिया में महंगी तरीन गाड़ियां, वो ई-ट्रॉन और पता नहीं ऑडी, वो मैं तो कभी उस गाड़ी में बैठ भी नहीं सका, वो पता नहीं कितने करोड़ों की वो गाड़ियां हैं, तो वो उन पर जनाब करोड़ों के जो टैक्स है वो खत्म हो जाते हैं और वो फौरी आ जाती हैं। तो ये अमीर आदमी भी वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। 4-4, 5-5 पता नहीं 10 करोड़ की गाड़ी है, वो इन लोगों के लिए आ सकती हैं। और गरीब के लिए यहाँ पर जनाब के आपका वजीर क्या कह रहा है कि जी मुर्गी खाना ही छोड़ दें आप, तो इनका बड़ा अच्छा हाल है। इसहाक डार पिछले वजीर खजाना बने थे तो उन्होंने कहा था जी दाल महंगी है तो मुर्गी खा लें। अब नए वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक है, वो कह रहे हैं मुर्गी छोड़ दें, हम खाना पीना ही छोड़ दें। वो कहते हैं मुझे इस्लामाबाद के बारे में बात उसके अलावा बात ही ना करें, ये जनाब सुबह का मामला है। तो फिर किसके पास जाएं? इसहाक डार साहब जो है ना वो अनफिट हैं किसी भी तरह के ओहदे के लिए। वो बस अपने बच्चों के पास जाएं, बड़ी मेहरबानी उनकी। इस वक्त जो नून लीग सबसे अच्छा काम कर सकती है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अपने लिए भी, इस मुल्क के लिए, कोई सागदार सबसे जान छुड़ा ले, वरना ये अकेले ही काफी हैं खुदा न खासा मुल्क को डुबोने के लिए। और नून लीग का तो बेड़ा गर्क उन्होंने कर ही दिया। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर एहतशाम, जिस तरह की उसामा गाजी मशवरा दे रहे हैं,
आप इससे अग्री करते हैं? और बाकी अगर कंपैरिजन करें तो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो भी आपकी राय उसका इजहार आप कर सकते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब से बेहतर तो मिफ्ता इस्माइल साहब है, एटलीस्ट सच तो बोल देते हैं और अब इसहाक डार साहब पे भी खुल के तनकीद कर रहे हैं। और ये जो मुल्क ऑलरेडी मोहरानों में घिरा हुआ है, ऊपर से कुर्बानी पे कुर्बानी मांगते चली जा रही है हुकूमत, अपनी नाकामी नाअहली का एतराफ़ भी खुद से कर रही है और तवक्को लगा रही है कौम मजीद कुर्बानी दे। ये जो फरमान जारी हो रहे हैं कारोबार को महदूद करने के लिए, सनतें बंद हो रही हैं, अब इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो बैरिस्टर शाम क्राइम जो है वो भी बढ़ेगा। आप माहिर कानून भी हैं, फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा जब जुराइम बढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक आप कह रही है। और बात यह है कि ये 13 जमातें जो है, अगर आपको याद हो खुर्रम दस्तगीर का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत में इस वजह से आए हैं क्योंकि अगर हम ना आते तो फिर डिस्क्वालिफिकेशंस का एक सिलसिला शुरू होना था, बिगिनिंग फ्रॉम शहबाज शरीफ, और उसके बाद बहुत सारे अहम रहनुमाओं ने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। तो बुनियादी तौर पे जो भी इनके जहन में था वो तो ये बता चुके हैं कि ख़ुद को बचाने के लिए हुकूमत में आए थे, लेकिन ऊपर जो लबादा ओढ़ा था वो ये था कि जी इमरान खान की परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ हम हुकूमत में आना चाहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, गरीब आदमी को हम कंफर्टेबल करेंगे। अब आप आ तो गए हुकूमत में, और ये 13 जमातें अवाम को देखें, अवाम की यादाश्त को इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि वो भूल जाएं कि ये इनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमातें हैं जो अज़ल से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। 90 की दहाई किसको भूली है, ठीक है, लेकिन अभी आप इकट्ठे हो गए। किसी ने सोचा था कि ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और नीचे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे, लेकिन अभी ऐसा है। और आज का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ हसन मुर्तज़ा साहब का, जिसमें वो शरीफ ख़ानदान पे तनकीद कर रहे हैं मारूसी बुनियादों पे कि जी ये शरीफ ख़ानदान को मारूसियत जो है उसकी बुनियाद पे वो सीट्स जो है उसको बांटते हैं। तो इस तरह लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक तरफ आप उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, वजारत ख़ारजा आपके पास है, आपके प्राइम मिनिस्टर वो हैं डायरेक्टली, दूसरा आपका इल्हाक है, आपके इंटरेस्ट मैच करते हैं, आपके मुफादात मैच करते हैं, और आप सब इकट्ठे हैं एक जमात, एक पार्टी, एक आदमी के खिलाफ। और दूसरी तरफ आप क्योंकि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए आप एक दूसरे के खिलाफ छोटे मोटे कोई चुटकुले छोड़ते हैं, बात करते हैं, तनकीद करते हैं। तो आप समझते हैं कि 2022 में जबकि सोशल मीडिया का ज़माना है, शऊर का ज़माना है, लोग फौरी तौर पर इधर खबर आती है उसके ऊपर उसे पढ़ के तज्जिया अपना डेवलप कर लेते हैं। तो लोग इस तरह से बेवकूफ़ बनेंगे, लोग नहीं बनेंगे। लोगों को समझ है सिर्फ एक तरीका कार है सर्वाइवल का पॉलिटिक्स में आज, और वो है परफॉर्मेंस। जो आपने वादा किया था वो आपको करके दिखाएं। अगर आप करेंगे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे आप जितनी मर्जी बातें कर लें, इमरान खान के खिलाफ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करें, उसका फायदा कोई नहीं होगा आपको सियासी, बिल्कुल फायदा नहीं होगा। अच्छा उसामा गाजी, यही सवाल जो बैरिस्टर शाम कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले फायदा नहीं होगा। बाकी उनके माजी के बारे में बातें हो रही हैं, कंपैरिजन हो रहा है, जी माजी में कैसे थे अब कैसे हैं, और आपने अभी निजी टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से ये कहा कि हाँ माजी होता है इंसान का लेकिन कभी भी हिदायत मिल जाती है। तो इससे आप अग्री करते हैं इस बात से? और वैसे मतलब एक बंदे के करैक्टर के बारे में आप ये देखें कि आपकी सियासी लेवल पे आपने आवाम के लिए क्या किया, आपको आवाम ने मैंडेट दिया, तो मैंडेट भी नहीं मिला था, आप उस बंदे की ऑडियोज वीडियोस पे सियासत करते रहते हैं, पूरा दिन गुजार के चले जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी है ही नहीं। देखिए, जब आप पब्लिक डोमेन में हैं और आपको लोगों ने इलेक्ट किया है या आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं, आप वहाँ पर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये मैटर करता है। ज़ाती ज़िंदगी में क्या आपने कोई ऐसा काम अगर किया है जो काबिल दस्तंदाजी है, नहीं जो जुर्म है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई फोन पर किसी से क्या गुफ्तगू कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो जो भी कर रहा है आपस में, आप कैसे उसके पास जा सकते हैं? फिर ये तो वैसे ही कि जी लोगों की इलीगली इस तरह से फोन टेप करना और निकालना सही है गलत है वो अलग बात है, वैसी गलत है। अब बात यह है कि अगर आपके पास, यानी ये तो सियासत ही खत्म हो गई ना, ये तो अब आप किसी और लेवल पर चले गए, आपने ऑडियो वीडियो पे खेलना शुरू कर दिया है। अब तो लोग ये बात करते हैं कि मुल्की खजाने में अगर कुछ बचा है, हुकूमत के पास कुछ बचा है, तो ऑडियो वीडियोस का खजाना है। अच्छा वैसे ऑडियोज वीडियोस के बाद भी अवाम उस बंदे के खिलाफ नहीं, और इसकी क्या वजह समझ आती है? आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी। देखिए बात, अगर ये जिस तरह महंगाई इन्होंने कहा जी हम कम करने हैं, अब इमरान खान तो सच्चा होता चला गया, उन्होंने कहा NR2 मुझसे मांगते थे, इन्होंने आके वही अपने केस खत्म करना शुरू कर दिए। अच्छा लोग वो भी बर्दाश्त कर लेते कि चलो हमारे लिए तो कुछ किया है। अगर इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी जैसी भी थी, ये उसी को मेंटेन कर लेते। बैरिस्टर शाम, अब मुझे ब्रेक के बाद हमारे साथ कामरान टेसोरी साहब मौजूद होंगे, गवर्नर सिंध, उनसे भी बहुत से सवाल मुझे पूछने हैं। तो बैरिस्टर शाम, इस हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, जो MKM के मुख्तलिफ जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, एक पेज पे आने की कोशिश करें, कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ऐसा प्रोग्राम में मौजूद थे, कहते हैं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसको आप कैसे समझ रहे हैं, ये तमाम जो धड़े
इकट्ठे होंगे, ये तहरीक इंसाफ के लिए टफ टाइम होगा या पीपल्स पार्टी के लिए टफ टाइम होगा? फिर जरदारी साहब कहते हैं कि हम लूज ही नहीं कर सकते हैं, और वहां पे जो एक मामला बना हुआ है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, नीयत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मामलात होंगे उसके बारे में भी सोच विचार की जाएगी। जो कुव्वतें इनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, जिन कुव्वतों ने इनको तकसीम किया था वो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से वो नंबर्स ना ले सके जो कि एक्सपेक्टेड अदरवाइज है। क्योंकि आपको याद होगा तहरीक अदम इत्तेमाद जब कामयाब हुई थी तो उसमें जब सबसे पहले लोग सड़कों पर आए थे तो सबसे पहले मनाजर हम लोगों ने कराची के देखे थे। तो नीयत तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से जो है ना कंट्रोल किया जाए सीटों के मामले में। दूसरा, वो जो ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे, उसमें मैं क्विकली 1 मिनट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स है ना जी, ये जो सर्वेलेंस होती है उसको कानूनी जुबान में बोलते हैं सर्वेलेंस, ठीक है जी। इसके कुछ दायरे कार है, कुछ हदूद व कयूद है इसकी। ये इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 का जो ये कहता है कि कोई भी महकमा सरकारी या कोई एजेंसी अगर कोई फ़ोन टैपिंग या सर्वेलेंस करना चाहती है तो उसका एक मैंडेटरी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। उसके अंदर ये है कि जो भी महकमा करना चाहता है वो महकमा पहले एक रिपोर्ट बनाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजेगा, वो अप्रूव करेगा, वो वजीर के पास जाएगा, वजीर अप्रूव करेगा, फिर डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट के पास जाएगा। डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट चाहे तो उसको अप्रूव करे, चाहे तो डिक्लाइन करे। चाहे तो अप्रूव करे तो 60 दिन के लिए फोन टैपिंग की इजाजत दे, सर्वेलेंस की, चाहे तो 60 दिन के बाद उसको बढ़ा भी दे, लेकिन वो देखेगा कि क्या ये जिसकी फोन टैपिंग के लिए रिपोर्ट मुरतब हुई है वो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई में इन्वॉल्व है, क्या करप्शन का कोई एलिगेशन, किसी की जाती जिंदगी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उसके लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कह रही हैं। दूसरी ये बात है, अगर आपके पास टाइम है 30 सेकंड्स में इसको वाइंड अप करता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये ऑडियो वीडियो लीक्स, मुझे नहीं पता ये सही है फेक है, मुझे नहीं पता, ये जिनके बारे में वही बताएं या जो निकाल रहे हैं वो बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक SHO है, उसके पास एक बंदा जाता है, उसका बेटा कत्ल होता है, बेटी का रेप होता है, वो SHO अपनी जाती जिंदगी में हाजी नमाजी जो कुछ भी है और वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता तो वो बंदा उस SHO को कैसे रेट करेगा? दूसरी तरफ अपनी जाती जिंदगी में वो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर वो उसको इंसाफ दे देता है तो वो मजलूम आदमी उस SHO को कैसे रेट करेगा? तो सियासत का भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, जाती जिंदगी जो मामलात हैं वो इंसान और अल्लाह के दरमियान है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका फैसला करना है। किधर हम फंस गए हैं, किन बातों में फंस गए हैं? ये इस तरह से सियासतों के रुख तब्दील होते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं तभी सही बातों पे फोकस नहीं कर पा रहे ना। देखिए, मईशत को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है। लास्ट कमेंट जी। उसकी वजह यही है ना जी कि और क्या करें हम, इमरान खान ही मकबूल है तो उसी पे बात होगी ना। आप देखें आज इमरान खान बेचने के लिए मंजन ही कोई और नहीं है, इनके मंजन ही है आज -1 मंजन भी बेचने के लिए वो है जिनको साइडलाइन करके रिजीम चेंज करके खुद आगे हुकूमत में इक़्तिदार में। ठीक है जी, ठीक है। बैरिस्टर एहतिशाम आपका, उसामा गाजी आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करूंगी सिंध की। सिंध में MKM और पीपल्स पार्टी के आमने सामने होने से वफाकी हुकूमत को झटके पे झटके लगना शुरू हो गए हैं और ये उस वक्त हुआ जब बिखरी मुत्तहिदा मुत्तहिद होने जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MKM के तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इक़दाम तो उठा लिए, मगर इसमें कितनी कामयाबी हासिल होगी और मुत्तहिदा की कटी हुई पतंग को अब कौन उड़ाएगा? MKM को कराची में हल्का बंदियों के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो दूर हो पाएंगे? मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला शहर कराची इस माशी बदहाली में क्या किरदार अदा कर पाएगा? एक तरफ सियासी महाजराई और दूसरी तरफ माशी बदहाली, बेरोजगारी और इसके नतीजे में बढ़ते हुए जराइम आखिर कौन काबू करेगा? इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। कामरान टिसोरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कामरान टिसोरी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने टुकड़े हुए थे अब तक वो सब ने देख लिए हैं, अब ये जुड़ने लगे हैं, मुत्तहिद होने की कोशिशें भी की जा रही, क्या फिर से ये एक हो पाएंगे? अभी तक जो आपकी कोशिशें हैं ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, क्या रंग लाई हैं, कितने पुर उम्मीद हैं आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोशिश की जा सकती है, मजबूर तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। और जो मनसब अल्लाह ताला ने मुझे दिया है उसमें मैं तमाम ही सियासी जमातों का गवर्नर सिंध हूँ। तो ख्वाहिश यही थी कि सबको जोड़ा जाए और हम आहनगी मोहब्बत प्यार पैदा किया जाए, क्योंकि इस नफाक से सिर्फ नुकसान शहर और शहरियों का हुआ। ठीक है। और उसी वजह से आप ये देखें कि कराची टूट फूट का शिकार है। रोड रास्ते टूटे हुए हैं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं और कोई मसीहा नहीं आएगा उस शहर को जो मईशत का हब और पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला समझा जाने वाला शहर आज खुद मोहताज हो गया है। इंतज़ार में है कि कोई आए और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखे। और उसके बाद हो क्या रहा है कि हम सब आपस में ना इत्तफाकियों की वजह से एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए थे। यही मैंने सारे दोस्तों से बात की कि ये वक्त नहीं कि अब आप एक दूसरे को ठीक करें, बल्कि ये वो वक्त है कि आप इस शहर को ठीक करें और इस शहर के लोगों के मसाइल को ठीक करें। यही बात लेकर मैंने तकरीबन तमाम ही स्टेक होल्डर्स के साथ बात की। और आप ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह बात सुनी गई। और कल रात जो गुज़र गई उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गए बाज़ाब्ता दावतनामा देने PSP के दफ्तर मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास, और उन्होंने भी वहाँ उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और ये साबित किया कि हम एक दूसरे के लिए दिलों में जगह पैदा कर रहे हैं। और ये उसकी पहली कड़ी थी। और मैं समझता हूँ आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि इखलाकी तौर पे ही बात की जा सकती थी और वो बात सारे लोगों को समझ आई है, और अब उनको सियासी फ़ैसला ख़ुद करना है, वो चाहे इस हफ़्ते कर लें या अगले हफ़्ते कर लें, लेकिन करना तो है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और लोगों के मसाइल हल करने का आखिरी रास्ता है। ठीक है जी। अच्छा कामरान साहब, कल मेरे प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी थे और बड़ा अरसा मतलब आपके साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और उनसे बेहतर मेरे ख्याल से ना कराची की सियासत को कोई समझता होगा और मुत्तहिदा को भी कोई उनसे बेहतर नहीं समझ सकता। तो वो भी यही बात कर रहे थे कि एक पेज पर आना चाहिए, बल्कि निसार खोड़ो साहब भी थे और वैसे तो उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो भी इस बात को खुश आइंद ही कह रहे थे कि ठीक है। अच्छा ये मुझे ज़रा बताइए कि फिर अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम धड़े मिल जाते हैं, या फाक अहमद साहब उनको भी जम करने की दावत दी गई, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। दूसरी बात ही, जब ये जम हो जाते हैं, अगर आप देखते हैं आपकी कोशिशें रंग लाएंगी, तो फिर ये जो आपका एक वोट बैंक है उसको कितना मजबूत देखते हैं? तो क्या ये चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर होगा या फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सियासी जमात अपने अपने वोटर्स के लिए काम करती है, उनको कन्विंस करती है। तो ये तो जो इलेक्शन होगा उसमें पता चलेगा कि शहर ने किसका साथ दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब बात वोटों से निकल कर आगे चली गई है, क्योंकि लोग वोट नहीं दे रहे, नाराज़ हैं लोग। बिल्कुल नाराज़ हैं। जो इस बार बाई इलेक्शन में लोगों का तनासुब रहा है वोट डालने का, वो इंतहाई कम रहा है। तो आप लोगों के एक पेज पर आने, सॉरी मैं भी बात काट दूं कामरान साहब, आप लोगों के एक पेज पर आने से क्या जो एक लोगों का एक एतमाद टूटा है, वो एक जो उनके दिल दुखे हुए हैं, वो नाला हैं, नाराज़ हैं, आपको लगता है कि वो किसी तौर पे कारामत साबित हो सकेगा? इंतखाबात में आप लोगों के हक में जाएगी ये बात? और दूसरी चीज़ एक और चीज़, ये जो आपके जो मुत्तहिदा के बानी हैं उनके हवाले से भी आपने एक बयान दिया था कि जी मसला रियासत से उनका, और आप वफाकी नुमाइंदा होने की वजह से रियासत के साथ हैं। तो ये इनके हवाले से भी ज़रा बहुत से सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, वो भी ज़रा बता दीजिएगा आज। देखें, बिल्कुल इस इत्तेफाक से बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो शहर कराची जो सबका दोस्त है और उसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। समंदर कराची में ही है, लेकिन पीने का साफ़ पानी कराची के लोगों को मैसर नहीं है। बिजली की तो बात ही नहीं करते, लेकिन गैस और पानी ना हो लोग अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे? और बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि स्ट्रीट क्राइम रोज़ाना एक माँ की गोद उजाड़ रहा है, और हम फिर भी नफाक के अंदर लगे हुए हैं, इत्तफाक नहीं कर रहे। हम सियासत में लगे हुए हैं
लोगों को अब सियासत नहीं करनी। इस शहर कराची में लोग बहुत दुखी हैं, पूरा सिंध बह गया है पानी में। लोग टेंट में एक चारपाई पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक वक्त की रोटी के साथ। और अब तो कराची में भी जो शख्स एक कमरे के फ्लैट में रहता था वो उसे बेचकर किराए के मकान में आ गया है, 2 कमरों वाला एक कमरे में आ गया है, जिसके पास गाड़ी थी वो मोटरसाइकिल पर आ गया है। और लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान हाल हैं और फिर भी हम सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त सियासत का नहीं है। ठीक है, हमारे पास, सबके पास एक ही मौका है और आखिरी मौका है कि लोगों के कामों के लिए लोगों के दरमियान आ जाइए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो मुत्तहिदा धड़ों की जब बात कर रहे हैं तो एक नाम गवर्नर जो थे इशरत अब्बास साहब, उनका भी है। तो और काफ़ी दोस्तों से उनकी मुलाकातें सुनने में आ रहा है कामरान साहब के दुबई में होती भी रही हैं। तो क्या उनको शामिल किया जाएगा या एक मैं कहूँ कि ऑटोमेटिक इस इंज़माम में वो जम? देखिए, MQM पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी जमात है और उसी में सबको मिलजुल कर काम करना है, पतंग उसका निशान है। उसी पार्टी ने मुझे भी गवर्नर सिंध के लिए नॉमिनेट किया। तो मैं सियासी बात नहीं कर सकता ओहदे की मुनासबत से, लेकिन कोई भी शख्स की आइडेंटिटी जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। MQM का हिस्सा थे, उन्हें भी काम करना है। 14 साल उनको MQM पाकिस्तान ने गवर्नर रखा। अब वो दुबई में है, वो आए और अपनी पहचान के साथ, अपनी पतंग के साथ आके काम करें। काम करने से तो कोई नहीं रोकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बिलावल साहब ने एक बयान दिया था, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंट ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि अगला मेयर जो का जियाला होगा। फिर जरदारी साहब कहते हैं कि MQM को नाराज़ नहीं होने देंगे, जो हल्का बंदी का सारा मामला है, आप पीपल्स पार्टी और आप लोग आमने सामने पूरी MQM, तो आप इधर से इन धड़ों को भी जोड़ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जाके पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के मामलात कैसे चलेंगे? कराची में जो सियासत रही, सब आमने सामने आप लोग ही रहे, तो फिर वो अपना मेयर देखते हैं आगे, फिर आप लोगों को मनाना भी है, रूठने भी नहीं देना है। आप भी इनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे कर रहे हैं, जो आप लोगों का वोट बैंक है वो भी मजबूत होगा अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तमाम धड़े। तो ये क्या सियासत चल रही, ज़रा समझा दें थोड़ा सा कि जरदारी साहब और आप लोग, ये MQM पीपल्स पार्टी आगे टफ टाइम किसको देना चाह रहे हैं? कराची के हालात बहरहाल अल्लाह करे बेहतर हो जाएं, जो भी जीतता है आगे आता है। जी देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने कोई गलत बात नहीं की। हर एक सियासी जमात का सरबरा ये ख्वाहिश रखता है कि इलेक्शन में उसी की जमात का नुमाइंदा जीते और वही उसको इक़्तिदार मिले। तो ये तो अच्छी बात है कि वो अपनी जमात के लिए अच्छा सोच रहे हैं और यही ख्वाहिश डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की भी होगी कि उनका मेयर आए और यही ख्वाहिश दीगर जमातों की भी होगी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि PDM का हिस्सा है MQM पाकिस्तान और कोलिशन पार्टनर है इस गवर्नमेंट के, और ज़ाहिर है आपस में बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होती रहती है। कुछ पर इत्तफाक हो जाता है, कुछ पर मज़ाकरात जारी रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अफ़हाम व तफ़हीम से ही तमाम चीज़ें हल कर ली जाएंगी और कोई ऐसी नाइत्तफ़ाक़ी आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र नहीं आएगी जो इंतशार की सूरत हाल पैदा करे। ठीक है। अच्छा, कामरान टेसोरी साहब, आपके हवाले से एक ये तासुर ये भी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, बहुत करीब, और बाज़ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जी इस मिशन इंज़माम के पीछे शायद इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैंने जो शुरू में बात की, अगर वो आपको और आपके सामीन को समझ में आए तो उसके बाद ये सवाल बनता ही नहीं है कि कौन क्या चाहता है। मुझे तो किसी ने ना कहा। 12 रबी अव्वल वाले दिन अल्लाह ताला ने मुझे ये नोटिफिकेशन हुआ इस मनसब के लिए गवर्नर सिंध का, तो उसी दिन मैंने अल्लाह ताला से ये वादा किया कि मैं हर वो काम करूँगा जिसमें लोगों में प्यार मोहब्बत कायम हो और इस शहर और इस सूबे की तरक्की के लिए काम करूँगा। तो मैं तो उसी पे गामज़न हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं कहा
और मैंने जैसे शुरू में कहा कि मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ, मजबूर तो किसी को भी नहीं कर रहे हम। आपकी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात भी हुई है, तो क्या यकीन दहानी करवाई गई है आपको एमक्यूएम के मुतालिबात को मंजूर किया जाएगा, या फिर एक होता है कि सियासी लॉलीपॉप के भाई टाइम गुजारना है, मुद्दत पूरी करने के लिए फिर से कोई नया मायदा होगा, फिर हवा में उड़ा दिया जाएगा, किसी तरह से वक्त पूरा हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, गुजर जाए और हुकूमत का ही कोई रुकन साबित हो जाए, फिर आप क्या देखते हैं इस मामले को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब तरफ लोग सीरियस हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी चाहते हैं। जब वो सिंध के दौरे पे आए थे सखर, मेरी उनसे काफ़ी तफसीली बातचीत इस बारे में हुई रास्ते में। वो भी चाहते हैं कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से लोगों के मसाइल हल करें और इसी जद्दोजहद में वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सभी ये चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हों। आपस की नाइत्तफ़ाक़ियाँ या एक दूसरे को जो ठीक करने वाली बात है, मैं तो उसको नहीं मानता। बात अगर लोगों के, अवाम के मसाइल की है, लोगों के मुस्तक़बिल की है, तो फिर बड़ी सोच हो और फिर बड़े ख़यालात के साथ अगर आप ये अज़्म रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना किरदार साबित करने का ये मौका है कि और मोहलत है अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए कि हम लोगों के लिए काम करें और इन नातफ़ाक़ियों से दूर हट के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और अपना तमाम तर टाइम आवाम के मसाइल और मुल्क को जो माशी अदम इस्तेकाम है, इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए और आज तक कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। हमारी फोर्सेस भी कुर्बानियाँ दे रही हैं और शहरी भी जान से जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ गया है, तो इतनी कुर्बानियों का जो समर है वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। यही कोशिश है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें हमें ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अच्छा कामरान साहब, एक और चीज़, ये जो एक के एमक्यूएम को जो हल्का बंदियों का मामला है, ये अभी तक लोगों को सही से समझ नहीं आ रहा है कि एमक्यूएम का एक मौक़िफ़ है सामने, पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। ये जो असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये है क्या? असल जो बात है, इस पर जो डेडलॉक बरकरार है, ये वजह क्या है? आसान अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझा दें। जी 3 साल पहले जी 3 साल पहले एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि वो 140A में के जो मामलात हैं, इख्तियारात हैं, ताकि कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो मजबूत हो और लोगों को उनके घर तक सहूलियात मैसर हों। कहीं कोई MPA और MNA के पीछे ना भागे, बल्कि जो उसके इलाके का काउंसलर है, जो उसके इलाके का UC नाज़िम है, वो उनके मसाइल हल करे, उसके लिए इख्तियारात की ज़रूरत थी। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट में चलती रही और उसके बाद डीलिमिटेशन की जो हम बात करते हैं, तो वो भी मैं बात बता दूं कि जो हल्का बंदियाँ की गई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हल्का अगर एक 25,000 पे UC है तो कुछ इलाकों में 25,000 हैं और जहाँ ज़रूरत थी 25,000 ही करने की, वहाँ 90,000 की UCयाँ बना दी गई हैं। मतलब आप सोचें कि 90,000 पे UC का इलेक्शन लड़ने का मतलब है कि आप जैसे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 90,000 की आबादी में जो UC का आइंदा नाजिम काउंसलर मुंतखब होगा, तो वो 90,000 लोगों के लिए एक मेंबर होगा। तो ये बड़ा ऐसा सवाल और ऐसा वो था जिस पर MQM के दोस्तों ने जब इस PDM का हिस्सा बने तो एक एग्रीमेंट में जो उस एग्रीमेंट का 7 नंबर शिक है, जिसमें ये कहा था कि हमने डीलिमिटेशन मिलकर करनी है। ठीक है। तो ये वजह है सिर्फ के जिसकी वजह से MQM ये चाहती थी कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त हो जाए। मैं समझता हूँ हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो ये मामला भी। अच्छा, आखिर में मेरे पास 2 से 3 मिनट है, मैं ज़रा आपसे ये भी एक कमेंट चाहूँगी। आप बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं, बड़े ही खरे अंदाज में बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि MQM की कुछ गलतियाँ भी होंगी और अपनी गलतियों से सीखना बड़ा ज़रूरी होता है जब आप इस्लाह की तरफ जाना चाहते हैं? आपने बड़े अच्छे अज़्म का इजहार किया TV चैनल पर बैठ के, आपने बहुत अच्छी बातें भी की, लेकिन कामरान साहब आपको गलतियाँ क्या नज़र आती है कि MQM से कहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई जिनको सही किए बगैर बेहतरी की तरफ नहीं जाया जा सकता? देखिए, गलतियां तो MQM से ही नहीं, हम सब से हुई है ना। लेकिन सबने अपनी इस्लाह अगर करनी गलतियां है ना होती तो देख, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अगर गलतियां ना की होती तो आज पाकिस्तान में डॉलर 270 रुपए का ना होता। अगर गलतियां ना की होती तो हम IMF के प्रोग्राम्स में आज तक ना फंसे रहते।
गलतियां ना की होती तो गैस बिजली पानी मैसर होता। गलतियां ना की होती, दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो गया, लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम मानसून की बारिशों का अगले बार भी मुकाबला करने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली हमने कोई काम किया ही नहीं है, सब ने गलतियां ही की हैं। अब यह है वक्त कि सब अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें, एक दूसरे के साथ एक नफ़रत का मामला ख़त्म करें। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, टॉक शोज़ में एक दूसरे से बदकलामी बदज़बानी करते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं इसका फ़ायदा आवाम को नहीं होता, बल्कि आवाम को इसका नुकसान हो रहा है। लोग टीवी चैनल्स पर बैठ के सिर्फ हम सब की लड़ाइयाँ देख रहे हैं। अच्छा, वाकई में आपने बड़ी अच्छी बात की कामरान साहब के टीवी चैनल्स पे भी बैठ के अक्सर लोग लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, बात सोल्यूशन की नहीं हो रही है, तो सोल्यूशन के बारे में बहुत कम बात की जा रही होती। मसला ये है, उस मसले का जो रूट कॉज है वहाँ तक नहीं जाया जाता, हल के बारे में बात नहीं हो रही होती। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए और उसकी जो अज़मत है, जो हमने हिजरत करके हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो अक़वाल थे, जो उनकी स्पीच थी, उस पर अमल करें। प्रैक्टिकली हम सब कुछ बन गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब कुछ, अच्छा इंसान भी बने। हमें अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। हमें एक कहते हैं ना, संग दिली ख़त्म करनी पड़ेगी, बेहिसी ख़त्म करनी पड़ेगी। हमें एक दूसरे का साथ देना है। अच्छा, अगर आप कुछ है जी। तो अपने साथ एक और का हाथ थाम ले, उसको भी अपने कामरान साथ साहब, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं आपसे लास्ट कमेंट ही ले रही थी, लेकिन आपने बात ऐसी की, 1 से 1.5 मिनट भी है, मैं ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे तबके की बात की। और एमक्यूएम एक ऐसी पार्टी थी, जब ये आई थी तो पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा एमक्यूएम में पाए जाते थे, और बड़ा एक ट्रेंड सेट किया कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अपनी अपनी फील्ड में कामयाब लोग इस पार्टी में शामिल थे। अच्छा, ये जो अब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, अच्छी डिग्रीज वाले, वो जब यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और आपको पता है कि इस साल बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बाहर गए, तो पाकिस्तान का सरमाया है, ये पाकिस्तान के एसेट बन सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग इनसे सर्विसेज लेंगे, हमारे टैलेंट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रोजगार के मौके वो नहीं है। ये बच्चे डिग्रियां ले लेते हैं, ये पाकिस्तान की क्रीम है, ये पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं, उन मुल्कों को सर्व करते हैं, वहां पे जाके उनको फायदा देते हैं। तो ये कितना बड़ा लम्हा फिक्री है, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी, फिर मैं इजाजत चाहूंगी। जी देखिए, मैंने जब से गवर्नर का मनसब संभाला तो तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्वोकेशन में मैं गया, और वहाँ पर मेरी स्टूडेंट से जो बात हुई तो मुझे वाकई बड़ा दिल बर्दाश्ता भी हुआ कि सभी लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि आप क्या करेंगे आगे, तो वो कहते हैं हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जो कुछ पाकिस्तान से वो सीखते हैं, टैलेंट हासिल करते हैं, और उसके बाद वो मुल्क में नहीं रहना चाहते, यही एक सवालिया निशान है कि क्या वजह है, क्यों। उसी सवाल की तलाश है, और हम ये चाहेंगे और हमें करना चाहिए कि रोज़गार के वो मौके फराहम करें, और एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें इस मुल्क के अंदर कि जो हमारे वसाइल हैं उनकी जो अप्रोच है वो आम आदमी तक हो, ताकि ये जो टैलेंट है ये मुल्क से बाहर ना जाए। ठीक है टोसोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।